हाँ, तो देखिए, गई क्लास में हमने भाव के शुभकर्ता और पापकर्ता का हमने निर्धारण किया। उसके क्या क्या जो अम, पैमाने हैं उनको हमने निर्धारित करके उनका विश्लेषण भी किया। अब उसके बाद बात आती है कि उस भाव के स्वामी, उस भाव का स्वामी यानी ग्रह विशेष, वो स्वामी भी हो सकता है, कारक भी हो सकता है, उससे संबंध करने वाला ग्रह भी हो सकता है, उसमें बैठा हुआ ग्रह भी हो सकता है ना। वो वह शुभ करता है या पाप करता है, वह शुभ करता है या पाप करता है, इसका निर्धारण किया जाएगा, है। तो उसके निर्धारण के क्या क्या पैमाने हैं, क्या क्या उसके पैरामीटर हैं, इनका विवेचन हमने पहली क्लास में किया किया था। मेरा यहाँ कहने का आशय ये है कि देखिए, ग्रह विशेष किसी भाव का स्वामी होगा और किसी भाव का कारक होगा। आप हम ज्योतिष में क्या गलती कर देते हैं कि हम सिर्फ भाव को किसी ग्रह का स्वामी मान के सारा विश्लेषण कर लेते हैं। हमको दोनों दो विधियों दोनों को आधार मानना चाहिए कि वह किसी भाव विशेष का स्वामी भी है, साथ ही साथ कारक भी है, किस भाव का कारक भी है। तो वह किन किन को प्रभावित करेगा, उस भाव को प्रभावित करेगा जिसका वह स्वामी है, उस भाव को प्रभावित करेगा जिस भाव में वो बैठेगा, उन भावेशों को प्रभावित करेगा जिनको वो देखेगा, और उन भावों को प्रभावित करेगा जिनको वो देखेगा, और उन भावेशों को प्रभावित करेगा जिनके साथ वो बैठेगा। बल्कि साथ ही वह अपने अगल बगल के भावों को भी अपनी शक्ति अनुसार, अपने शुभत्व और पापत्व के अनुसार प्रभावित करेगा। यानी इतना उसका दायरा होता है। तो ये साथ ही वो कारक है। तो जिस भाव विशेष का वह कारक है, उस भाव विशेष के कारकों को संपादित करने में भी उसकी अहम भूमिका रहेगी, है ना। ये हम जानते हैं अच्छी तरह। तो हमेशा ग्रह को क्या मानना चाहिए कि ये किसी भाव का स्वामी है, साथ ही कहीं का कारक भी है। तो जब मैं मान लीजिए सिंह राशि के स्वामी सूर्य की बात करता हूं, तो मेरे को तुरंत यह भी ध्यान होना चाहिए कि सूर्य देव जो है लगन के, नवम के और दशम के कारक भी हैं। तो सूर्य के बलवान होने से जहां वह सिंह राशि बलवान होगी, वहीं कारक नवम भाव, लगन और दशम भाव भी बलवान होंगे। उनमें भी शुभत्व उत्पन्न होगा या पापत्व उत्पन्न होगा, पीड़ा होगी। तो यह हमारे मन मस्तिष्क में बिल्कुल आप स्थापित करिए कि किसी भी ग्रह का मैं विवेचन कर रहा हूं, किसी भी ग्रह का, तो वह किस भाव का स्वामी है, साथ ही वह कहां का कारक है, वहां से संबंधित कारकत्वों को प्रधानता से देगा और किस किस को प्रभावित करेगा। जहां जिसका स्वामी है, जहां वह बैठा है, जिनके साथ बैठा है, जिनको देख रहा है, जो उसको देख रहे हैं, और जिसके अगल बगल में है, जिस भाव के अगल बगल में, उन सबको अपना प्रभाव जरूर देगा। अब वो कितना कितना प्रभाव देता है, वह हम आगे विवेचन करेंगे कि बैठने का कितना प्रभाव होता है, तो दृष्टि का कितना प्रभाव होता है, तो अगल बगल में बैठने का छादक प्रभाव कितना होता है, वह हम आगे देखेंगे। और भाव के कितने देगा और कारक के कितने देगा और किस प्रकार से देगा, है ना। कि वो भाव और कारक जो है दोनों अच्छे संबंध करके बैठे हैं, यानी पंचविध संबंध है ना, या वो षडाष्टक होकर बैठे, या 1 6 3 6 8 12 में बैठे, है ना। वो सब हम आगे विवेचन करेंगे। अभी मेरा सिर्फ उद्देश्य आपको भाव का शुभकर्ता पापकर्ता और ग्रह का शुभकर्ता पापकर्ता बताना है। ये ग्रह की बात आ गई, इसलिए मैं आपको एक बार पुनः रिपीट करता हूं। देखिए, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आपके मन मस्तिष्क में बहुत सहज भाव से सुनिए। ग्रह जिसका भी आप विवेचन कर रहे हैं, वह किसी भाव विशेष का स्वामी है। मान लीजिए आप सप्तम भाव का विवेचन कर रहे हैं, और सप्तम भाव में मान लीजिए कन्या राशि है, सप्तम में कन्या राशि है,
अब कन्या राशि का स्वामी हुआ बुध। अब आप बुध का विश्लेषण कर रहे हैं। अब बुध देव सबसे पहले सप्तम के परिणाम देंगे, फिर वो बुध मान लीजिए किसी भाव विशेष में बैठे हैं तो उस भाव विशेष के परिणाम देंगे। वहां जिन ग्रहों के साथ बैठे हुए उनके परिणामों को भी प्राप्त करेंगे, यानी संगत्व से प्रभावित होंगे। जिनको देखेंगे उनको प्रभावित करेंगे, जिनके द्वारा देखे जाएंगे, जिनको देखेंगे और जिनके द्वारा देखे जाएंगे उससे स्वयं प्रभावित होंगे, और जो उनके अगल बगल का भाव होगा उसको भी वो प्रभावित करेंगे। ये तो हुआ सप्तमेश होने के परिणाम। लेकिन साथ ही बुध जो है वो चतुर्थ भाव के कारक है। हम जानते हैं कि चतुर्थ भाव के कारक कौन है? बुध है। तो वह चतुर्थ भाव के भी परिणाम उत्पन्न करेंगे। अब मैं जनरली लोग क्या गलती कर देते हैं कि सिर्फ सप्तम और सप्तमेश का विश्लेषण कर देते थे, कारक की बात नहीं करते। अब जब मैं विवाह संबंधी बात करूंगा तो चतुर्थ भाव का विशेष रोल है कि यहाँ अगर बुध सप्तमेश है और बुध अगर शुभ कर्ता की जगह पाप कर्ता हो जाता है तो वह चतुर्थ भाव जो मेरा प्रणय स्थान है, जहां मेरे को सुख मिलना है उसका, यानी सप्तम का मेरा कर्म भी मान लीजिए, सप्तम जिसके लिए मैंने शादी की है उसका कर्म मेरा जो चतुर्थ भाव है वह भी खराब होना है, उसका भी दुष्परिणाम होगा। तो ऐसे बुध का खराब होना ज्यादा खराब हो गया। आप समझ गए ना मेरी बात को? क्या मैं क्लियर कर पाया इस बात को ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं? कोई बताएंगे? जी सर। हेलो, जी सर। किसी का कोई डाउट हो? देखिए मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ और ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है, इसको थोड़ा सा आप सर गहराई से करना। सर हाँ जी, हाँ जी। सर हाँ अभी आपने कहा सर बुध जिसको देखेंगे उसको भी प्रभावित करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसको देखेंगे वो तो उसको करेंगे, लेकिन बुध उससे प्रभावित थोड़ी होंगे, खुद जिसको देखेंगे उससे प्रभावित तो क्यों? वो उनमें अपनी वो नहीं डालेगा पावर, खुद की पावर भी तो अच्छा, तो बुध ग्रह की उनको सप्तम दृष्टि है देखेगा तो हाँ हाँ बिल्कुल सर। तो उससे वो प्रभावित नहीं होगा। साथ ही मैंने आपको बताया है कि हर ग्रह में 3 दृष्टियां होती है। हाँ सप्तम से तो देखेगा एक पाद ही। द्विपाद, हाँ एक पाद द्विपाद त्रिपाद, 3 दृष्टियां होती है ना। हाँ सर। तो कोई उसको अगर 100% आपस में देख रहा है हाँ तो कोई ग्रह मान लीजिए बुध को गुरुदेव पंचम दृष्टि से देख रहे हैं तो गुरु की तो वो पूर्ण दृष्टि हाँ है ना, लेकिन बुध की आदि दृष्टि से उनका परिणाम वापिस जाएगा कि नहीं जाएगा गुरु में? जाएगा सर। उनकी भी तो दीपाद दृष्टि है कि नहीं? हाँ सर। हाँ और दीपाद दृष्टि हम जानते हैं कि वो आधा प्रभाव डालती है। तो गुरु 100% प्रभावित करेंगे तो बुध 50% अपने गुण उनमें भी तो डालेंगे, हाँ नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे सर। और तो इसलिए इसमें बिल्कुल बुध क्या तीसरे और छठे भाव का भी परिणाम देगा काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उससे? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। काल पुरुष की कुंडली तो हर कुंडली के सब कुछ उसमें रहेगी। तो जहां बुध का जो विश्लेषण करते हैं थर्ड हाउस हमारा बुद्धि का है, हमारे पराक्रम का है, हमारे जोश जुनून का है, हमारे कम्युनिकेशन का है, जितने भी कार्य करते हो वहां से उत्पन्न होंगे। तो स्पेशली जो बुद्धि है इन थर्ड हाउस तो उसको रिप्रेजेंट करेगा। शरीर का अंग बने तो गला। छठा भाव जो है हमारा वो सर्विट्यूड का है, रोगों का है, जिनका भी है ना, उनको तो बुध का मेलिफिकेशन उन भावों के पापत्व को बढ़ाएगा। पापत्व को बढ़ाएगा तो वो अशुभ परिणाम देंगे, और अगर बुध शुभ करता है तो उनमें शुभत्व बढ़ाएगा तो वह क्या करेंगे? शुभ परिणाम देंगे। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि काल पुरुष की कुंडली में जो हमने बहुत अच्छा अच्छा वो किया था कर्मादि धर्माधिपति, जब मैंने बताया था आपको, तो काल पुरुष की कुंडली में तो हमेशा सपोषिय सब उनको रखना ही रखना है। बहुत बढ़िया बात। हाँ जी, एक बात पूछनी, कपिल बोल रहा हूँ हाँ सर। एक हाँ बात जी, पूछनी थी कि आपने जैसे बुध का विश्लेषण बताया हर तरीके से बुध देव का, तो सर कन्या राशि जो देव की राशि है, कन्या और मिथुन, अगर सर वो भी किन्हीं कारणों से प्रभावित हो रही हो या उनके भाव मतलब वो राशियां ऐसे भाव में गई हुई हो तो उसको भी उसमें कैलकुलेट करेंगे बुद्ध के प्रभाव में? तो वो तो अपना पहला स्टेप ही है ना, वो तो पहला स्टेप ही है। भाव का तो
अभी मैंने बताया ना आपको कि सबसे पहले भाव का विवेचन करना है। तो आप किस भाव का विवेचन करो, सबसे पहले वो वही तो बात करोगे आप, उसके बाद ग्रह का है भाई। जैसे सप्तम भाव पे अभी सप्तमेश के रूप में कन्या राशि ली, तो सप्तमेश एक शुभ स्थान है, साथ ही मारक भी है, तो ये दोनों मान के मैं विवेचन करूंगा, है ना। अब वो अगर कन्या राशि मान लीजिए अष्टम में चली जाती है, तो अष्टम के अनुसार उसका किस विश्लेषण किया जाएगा। शायद मैं समझ रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हो, काल पुरुष की कुंडली पे जो कुंडली है वो फिक्स होती है ना। मैं यही कहना चाहता तो हूँ, मेष है ना, काल पुरुष की कुंडली में हाँ जैसे थोड़ा हाँ, तो वो दूसरी राशि उस पे जाके जो प्रभाव डालती है वो विपरीत डालेगी, या जैसे तीसरे भाव में मेष राशि चली जाती है। मान लीजिए किसी की जो कुंडली है वो कुंभ लगन की है, तो मेष राशि तीसरे भाव में जाएगी। काल पुरुष की कुंडली में वहां मिथुन राशि है, तो वह उत्तम फल नहीं देगी। मंगल वहां बुध को उत्तम नहीं करेंगे, वो जो कुंडली है वो थर्ड हाउस के लिए थोड़ी अशुभ हो गई, ठीक है ना। वहां पे आपको बुध का बलवान होना और ज्यादा जरूरी होगा। वह व्यक्ति बुद्धि के स्थान पर शक्ति का ज्यादा प्रयोग करेगा। जी सर, ये थैंक यू सर। है ना, आप समझ गए ना, वो है बाजू बल का ज्यादा उपयोग करेगा बजाय बुद्धि के, विवेक के। जो जुनून, जो बुद्धिपूर्ण योग होना चाहिए था उसका नहीं करके वह अनियंत्रित जो जुनून का प्रयोग करेगा। अब मान लीजिए वृषभ राशि चली जाती है, मेष की जगह वृषभ राशि उस पर फिक्स हो जाती है ना। तो वृषभ राशि भी जो है वह बुद्धि का प्रयोग उतना नहीं करती, लेकिन फिर भी उसमें सौम्यता बहुत रहती है, लेकिन ताकत बहुत है। तो थर्ड हाउस में जब वो जाएगी तो वो व्यक्ति का हमेशा सोचे ना, प्रो क्रिएटिव एक्टिविटीज में रहेगा, जनरेटिव रहेगा, चीजों को उत्पन्न करने का रहेगा, खेत खलिहानों में वो अच्छा उत्पादन कर सकता है, जुआ सट्टे की प्रवृत्ति भी हो सकती है उसकी, है ना, मौज शौक, खेल कूद, आमोद प्रमोद, तो वो थोड़ा सा है ना आनंद लेने लग जाएगा। उसकी बुद्धि कैसी हो जाएगी, आनंदमयी, भोगवादी, समझ रहे हो आप, भोग समस्त प्रकार के भोग, उन भोगों में ज्यादा लिप्त हो जाएगा वो। अब मान लीजिए उसमें बुध की गई तो बहुत बढ़िया, फिर अगर चंद्रमा की जाती है तो और ही बढ़िया। ये बुद्धि को सहजता, एक्सपांडिबिलिटी, फैलाव। अब इसमें आप उनमें तत्व भी देखिए कि मेष राशि अग्नि तत्व है और बुद्धि को अग्नि मिलना उत्तम नहीं। वृषभ राशि जो है वो पृथ्वी तत्व है, तो बुद्धि को पृथ्वी मिलना बहुत अच्छी बात है, स्टेबिलिटी आती है। तीसरी राशि जो है वो वायु तत्व है, और वायु तत्व राशियां तो सबसे ज्यादा उत्तम कही गई है। मन बुद्धि विकास, मनन चिंतन, आत्मंथन, मनन चिंतन, बुद्धिमता, ज्ञान के फैलाव, उच्च ज्ञानों की प्राप्ति, है ना, इसको सिद्धियों के लिए, उनके लिए जो है ना, जो वायु तत्व राशियां तो बहुत सबसे श्रेष्ठतम कही गई है। जिस व्यक्ति के ज्यादा ग्रह वायु तत्व राशि में होते बहुत बुद्धिमान होता है, मनन चिंतन करने वाला होता है, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मांड की शक्तियों का प्राप्त करता होता है, फैलाव होता है उसकी सोचने की शक्ति का, है ना, गहन अध्ययन करने वाला होता है, बारीक से वैज्ञानिक होता है, बारीक से बारीक चीज को खोजने की ताकत होती है। उसी प्रकार जो जल तत्व राशि है उसमें एक्सपांडिबिलिटी होती है, एक्सेप्टेबिलिटी होती है, जो नॉलेज है उसको ग्रहण करने की ताकत होती है, आत्मसात करने की पावर होती है, और बुद्धि जो है सहज होती है, सौम्य होती है, एक दूसरे को लाभ करने वाली होती है। चंद्रमा है ना, जल तत्व राशि है, चंद्रमा है, तो दैट टाइप ऑफ, है ना। लेकिन चर राशियां जो है वो बुद्धि के लिए उत्तम है। किस भाव में कैसी, तो शक्ति, बुद्धि, विकास, जोश, जुनून, ये सब चर राशि बहुत बढ़िया है। स्थिर राशियां वो थोड़ी खराब हो जाती है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष भी आपको स्थापित करना है, धातु मूल जीव भी स्थापित करना है कि वो जो जीव को रिप्रेजेंट करती है, जीपात को, है ना, तो वहां पे कौन सी राशि जा रही है, तो वो सब चीजें तो आपको लगानी पड़ेगी। सम विषम भी लगानी पड़ेगी, क्रूर सौम्य भी लगानी पड़ेगी। जितने भी मैंने वो पैरामीटर आपको दिखाया था वो साइमल्टेनियसली किस राशि पर कौन सी राशि अपने प्रभाव को, देयर मस्ट बी सिंक्रोनाइजेशन एंड ओरिएंटेशन। थोड़ा सा कपिल जी थोड़ा आगे ले गए। जैसे पृथ्वी में जल समा जाता है,
पृथ्वी में जल समा जाता है, तो पृथ्वी तत्व राशि पे जल तत्व राशि बहुत अच्छा परिणाम देगी, समझ रहे हो ना। लेकिन जल पे और वायु तत्व राशि कैसा परिणाम देगी, आपको सोचो। जल और अग्नि तत्व हो जाए, जल वायु तत्व हो जाए, दोनों खराब है ना। जल, पृथ्वी और वायु चल जाएगी, लेकिन पृथ्वी और अग्नि सम स्थिति में रहेगी। तो ये भी आपको बिठाना पड़ेगा कि किस तत्व की प्रधानता, कौन से तत्व को कौन सा तत्व एक्सेप्ट करता है, कौन को नहीं करता है। वो ये तो सब मैं बता चुका आपको, पर ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी बात है, इसको मैं वापिस। तो देखिए, जो भाव के कारकत्व है, जो भावों के कारकत्व हैं, तो मैंने आपको बताया, बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि 1, 5, 9 भाव अग्नि भाव हैं, 2, 6, 10 क्या है, अर्थ धर्म काम मोक्ष में क्या है, चर स्थिर में क्या है, सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी में क्या है ना, क्या बोलते हैं इसको, धातु मूल जीव में क्या है, ये सब मैंने आपको बहुत बारीक, तो ये मैंने आपको केंद्र, पणफर और अपोक्लिम बताए, है ना। मैंने वो भी आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर किए थे कि केंद्र भाव, फिर पणफर भाव, फिर अपोक्लिम भाव। तो थर्ड हाउस जो है अपोक्लिम है, उसमें जाकर ग्रह अगर उसको सिंक्रोनाइज करा तो वो उत्तम फल नहीं देता, अपने 1/4 रिजल्ट ही देता है, समझ रहे हो ना आप। तो ये भी मैंने आपको क्लियर किया था। तो ये सब चीजें तो अपन को लगानी पड़ेगी ना, अगर हम इन सब चीजों को एक दूसरे, भाई ज्योतिष क्या है, इनका इनके आपस के जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, उनसे जो रिजल्ट आउटकम हो रहा है, वही तो परिणाम है, ठीक है ना। तो मैंने आपको इतनी बारीक शीर्षोदय, पृष्ठोदय राशियां, मलिन और चमकीली राशियां, दिवाबली, रात्रि बली राशियां, मैंने ऐसा कोई, मैं को नहीं लगता कि ग्रह का किस, क्या उनके एसेंस है ग्रह की, मैंने आपको बताया, उनकी दिशा क्या है, उनके पित्तवात कफ क्या है, मैंने आपको ग्रह की दिशा क्या है, ग्रह किस किन सतोगुणी है, तमोगुणी है, ग्रह चर है, स्थिर है, स्वभाव है, एक एक चीज आपको मैंने क्लियर किया। और ये आपको ना लगातार बोलनी पड़ेगी अपने आप से। आप भी जब भी राशि की बात करोगे तो कम से कम 20 चीज तो आपकी इमीडिएट ध्यान आनी चाहिए। कोई भी राशि देखते ही तो खट पता चलना चाहिए कि ये 20 चीज तो आपके दिमाग में खटाखट घूमनी चाहिए। और वो जितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, जितना ज्यादा उसमें आप फैलाव दे दोगे उसको, तो उतना आपको रिजल्ट और अच्छा आएगा, नहीं, ठीक है ना। तो अपन जब एक्चुअल क्लासेस लेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा खटाखट, तो भैया मेष राशि है, बोलिए 20 कारक तो बताइए इसके, तो आपको खटाखट आना चाहिए, पूर्व दिशा है, ये पित्त प्रवृत्ति है, ये क्षत्रिय है, ये चर राशि है ना, द्वार को इंडिकेट करती है, विषम राशि है, क्रूर राशि है, ये लघु राशि है, ये पृष्ठोदय है, ये रात्रि बली है। ऐसे आपको कम से कम बहुत सारी चीजें तो तुरंत ध्यान आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। ये पूर्व दिशा को इंडिकेट करती है, नहीं, हेलो, हाँ कपिल जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सभी वो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो बिल्कुल सही है कि काल पुरुष की कुंडली पे कौन सी राशि जाकर गई, वह उससे खुश होती है, यानी उसके बल, अपने बल को प्राप्त करती है, बढ़ाती है या घटाती है, ये हमको तय करना ही चाहिए, ठीक है ना, राइट। क्लियर हुआ आपको कपिल जी, मैं आगे चलूं। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, जो आप बात कर रहे थे, बात बिल्कुल सही थी आपकी, बहुत बढ़िया। इस पे जब अपन प्रेडिक्टिव पार्ट में आएंगे तो मैं और थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डालूंगा और अच्छी तरह। देखिए, अब बात आती है ग्रह की, जो मैंने आपको बताया। तो अब ग्रह, सबसे पहले अपन ग्रह लिखेंगे कि भाई मैं किस ग्रह की बात कर रहा हूँ। तो वह आपको 2 चीज लिखनी पड़ेगी। पहले तो वह ग्रह स्वयं क्या है, कि वह शुभ है या पाप है, लेकिन उसकी प्राथमिकता क्या होगी, वह किस भाव का स्वामी है। किस भाव का स्वामी है,
अब वो भाव शुभ है या पाप है। प्राथमिकता किसकी होगी? भावेश के अनुसार प्राप्त प्राथमिकता भावेश के अनुसार प्राप्त शुभत्व और पापत्व की होगी। भावेश के अनुसार जो उसको शुभत्व और पापत्व प्राप्त हुआ उसकी प्राथमिकता होगी। लग्नेश अगर मंगल है तो वह शुभ है, लेकिन नैसर्गिक पापी है। तो शुभ अगर मैं उसको 100 अंक मानता हूं तो भावेश के अनुसार, लेकिन ग्रह के शुभत्व पापत्व के अनुसार वह पापी हुआ, तो उसमें मैं उसमें कुछ कम कर दूंगा, यानी कि उसकी 25% शुभता कम हो गई। ये परसेंटेज एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन ले रहा हूं मैं आपको, इसको है ना कोई ये फिक्स नहीं है, इसमें अपन आगे बहुत बड़ा विचार विमर्श करने वाले हैं। ये मेरा एक खुद का एक कैलकुलेटिव मेथड है। तो लग्नेश होने के कारण मंगल जो है वो शुभतम है, इसमें कोई केंद्र त्रिकोण, लेकिन चूंकि वह पापी ग्रह है तो वह 75% मानूंगा। लेकिन मान लीजिए धनु लग्न है और उसका स्वामी गुरु है, तो गुरु जो है शुभतम हुए और भावे ग्रह स्वयं भी शुभ है, तो वो 100% शुभ है, 100% शुभ है। ये आपको थोड़ा सा स्थापित करना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर? तो सबसे पहली बात क्या होगी? प्राथमिकता किसकी है? भावेश के अनुसार प्राप्त शुभत्व और पापत्व की, और फिर स्वयं वह ग्रह शुभ है या पाप है, ये आप लिखेंगे। आपने लिख लिया। इसके बाद इसके शुभत्व और पापत्व, मतलब ग्रह के शुभत्व और पापत्व, देखिए यहां बात कर रहा हूं मैं शुभ कर्ता और पाप करता, तो इसके शुभकर्ता और पापकर्ता में ये चीज आ गई। फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे कि वह ग्रह का मध्य क्या है, कि वह शुभ मध्य में है या पाप मध्य में, शुभ मध्य या पाप मध्य। दूसरा, किन ग्रहों से युक्त है, और तीसरा किन ग्रहों से ग्रस्त है। अब यहाँ पे भी इनको भी आपको 2 पैरामीटरों पर रखना पड़ेगा कि भावेश के अनुसार किससे ग्रस्त है और नैसर्गिकता के अनुसार उनकी क्या स्थिति है। कि मान लीजिए 9 में से ग्रस्त है और 9 में से मंगल है, उसके बजाय अगर 9 में गुरु है तो गुरु का शुभत्व ज्यादा बड़ा है बजाय मंगल के शुभत्व से। यहाँ पे एक बात और आएगी कि ग्रह 2 भावों का स्वामी होता है, तो किसकी प्राथमिकता होती है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? तो किन भावों से ग्रस्त है, फिर किन भावों से युक्त है, किन भावों से ग्रस्त है। नक्षत्र का मैंने आपको नहीं बताया अभी, नक्षत्र स्वामी की क्या स्थिति है वो मैं भी आपको बताऊंगा, और डिस्पोजिटर में आगे लूंगा। तो अभी मैं ये 3 ही बात लूंगा इसमें। चौथी आप लिख सकते हो कि उसके तो मध्य में आ गई, इसलिए वो कोई प्रभावित नहीं। तो ग्रह शुभ मध्य में है या पाप मध्य में है, ग्रह किन ग्रहों से युक्त है और ग्रह किन ग्रहों से ग्रस्त है, ये आपने लिख लिया। और इसके आधार पर आपने एक रिजल्ट निकाला कि यह ग्रह जो है शुभ करता है तो इतना लगभग शुभ करता है, और पाप करता है तो इतना पाप करता है। वो एक कैलकुलेशन का पॉइंट आपको निर्धारित करना पड़ेगा। इसके लिए कोई किताब नहीं है, आपको स्वयं को ऋषि बनना पड़ेगा, और ये निरंतर प्रयास से आप तय कर पाओगे कि हाँ यार ये अब इतना रह गया, ये इतना प्रभाव पॉजिटिव हो गया या इतना नेगेटिव हो गया। ये आप निरंतर जब प्रयास करोगे आगे तो आपको स्वयं को ऋषि बनना पड़ेगा। बिना स्वयं के ऋषि बने हुए, स्वयं के ज्योतिषी बने हुए, स्वयं के जो नियम बनाए व्यक्ति सफल ज्योतिषी नहीं बन सकता, और वो निरंतर प्रयास से आएंगे आप। और जब आप कुंडलियों का जो विवेचन करोगे तो आपको ये चीज आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको।
ठीक है, अब मेरे पास दूसरा काम क्या, ये क्लियर हुआ? हेलो, ये क्लियर Yes, हुआ? sir. यस सर। है ना, बिल्कुल क्लियर हुआ, कोई संशय मत रखना। अभी हमें अपन कुंडली में भी स्थापित करके बैठेंगे। अब जैसे मैं एक उल्टी कैलकुलेशन और ले लेता हूं कि मान लीजिए मैं किसी भाव का जो स्वामी है वो अष्टमेश है, तो अष्टमेश पापी है, पाप करता है अष्टमेश, लेकिन वह शुभ ग्रह है तो उसका पापत्व कम हो गया। लेकिन अष्टमेश भी है और साथ में पापी ग्रह भी है तो उसका पापत्व बढ़ गया, यानी 100% पापी हो गया। लेकिन शुभत्व प्राप्त करने पे उसका पापत्व कम हो गया। अब वो कितना कम हो गया, ये गुरु का पापत्व है वो 30-40% कम हो जाता है, बुध का 25-30% कम हो जाता है, तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और चंद्रमा जो है वो चंद्र सूर्य और लगन मैंने आपको बताया था कि वह पाप करता नहीं होते हैं, वह पाप प्रभाव या शुभ प्रभाव प्राप्त करता, शुभ तो करते ही है, वो हमेशा शुभ करता होते हैं, लेकिन पाप प्रभाव प्राप्त करता होते हैं। क्लियर, आगे चलूं? राइट। अब मैं बात करूंगा बलवान और बलहीन कि जिस ग्रह विशेष का आप विवेचन कर रहे हैं वह बलवान है या बलहीन है। तो बलवान होना उसके शुभत्व को बढ़ाएगा और बलहीन होना उसके पापत्व को बढ़ाएगा, राइट? क्लियर कि शुभ ग्रह बलहीन हो जाए पूर्णतः तो 0 शुभ करते हैं, पाप ग्रह पूर्ण बलवान हो जाए तो 0 पाप करते हैं। जैसे जैसे पाप ग्रह का पापत्व बढ़ता जाता है उसका पापत्व बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे शुभ ग्रह का बल बढ़ता जाता है वह उसका शुभत्व बढ़ता जाता है। क्या एसेंस है कुंडली का, कुंडली विवेचन का? शास्त्र ये कहते हैं कि पापी ग्रह पापत्व को छोड़ दे वह सबसे बड़ा शुभ है। क्या कहते हैं शास्त्र? इस सिद्धांत को देखो, मैं मर्म, द एसेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूं आपको, जो आप सैकड़ों किताब पढ़ के पा पाओगे कि पापी ग्रह बिल्कुल बलवान होने के बाद 0 पाप फल देता है। मतलब ये है कि पापी ग्रह का पाप छोड़ना सबसे बड़ा शुभ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, शुभ ग्रह का शुभत्व छोड़ना सबसे बड़ा पाप। समझ रहे हो ना, ये एसेंस है उसका, कुंडली का। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई पाप ग्रह पापत्व को छोड़कर ऐसे ग्रहों से संबंध कर ले जो उस भाव से संबंध कर ले या ऐसी शक्तियों से संबंध कर ले जिनका मैं आगे विवेचन करूंगा कि वह शुभत्व शुभ परिणाम देने लग जाए, वह राजयोग उत्पन्न करने लग जाए, वह ब्लेस्ड कुंडली होती है। तो जब आप कुंडली का विवेचन करो तो शुभ ग्रह शुभ कर रहे हैं नहीं कर रहे वो देखो, लेकिन सबसे पहले आप देखो कि यार कोई पाप ग्रह उस व्यक्ति के ऐसा योग तो नहीं बना रहा कि उसने पापत्व भी छोड़ दिया और अब वो गुरु से द्रष्ट हो गया, अच्छे भाव में पहुंच गया, और उसने और भी कोई पुष्कर नवमांस में चला गया, षोडश वर्ग में वो जो है ना उसने सूर्यकांत की स्थिति प्राप्त कर ली, या वो धनवंतरी हो गया, या वो गोलोक में चला गया, या और पार्वतांश में चला गया, सूर्यलोकांश में चला गया, अगर 10 वर्ग कर रहे हैं तो वह ग्रह अल्टीमेट हो गया। मतलब उस व्यक्ति को वह पापी ग्रह राजा बना रहा है, जो उसका पाप कर सकता था। इससे बड़ा ब्लेसिंग कुछ हो ही नहीं सकती। जो हम पंच महापुरुष योग पढ़ते हैं तब जब बात करते हैं तो जैसे सच योग है, बद्र योग है, हंस योग है, तो जो सच योग बनता है, जो रुचक योग बनता है, उसकी बहुत महिमा कही, जबकि हंस योग उनकी महिमा कही लेकिन उससे नीचे, ठीक है ना। तो ये एक
आप मेरी बात को समझ गए होंगे शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुंडली में आपने देखा कि यार इसके पापी ग्रह इसको राजा बना रहे, राहु प्रबल राजयोगकारी हो रहे। अब उसमें मान लीजिए शुभ ग्रहों ने भी थोड़ा शुभ तो दे दिया, वो व्यक्ति कहीं रुकने वाला नहीं। अब आप ऐसी कुंडली भी देख सकते हो कि शुभ ग्रह तो पूर्ण शुभ हो रखे हैं और पाप ग्रह पूर्ण पापी हो रखे हैं। वो कुंडली है ना, संदू पसंदू नियम के अनुसार लड़ झगड़ के बरोबर हो गई। कभी शुभ का प्रभाव आ जाएगा, फिर पाप का प्रभाव आ जाएगा, इधर कमाएगा इधर चला जाएगा, बात बरोबर। तो ये भी एक बड़ी कुंडली का एक विशेषण का आप देखोगे। और यार गुरु उच्च का बैठा है, लेकिन साथ में देखा कि मंगल नीच का बैठा है, और वो भी है ना अशुभ भाव में बैठा है, तो बात बरोबर कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ी सी मैं ज्योतिष के पैरामीटर पे ये बातें आप पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैं आपको बहुत बारीक अध्ययन करने के बाद ये बात बता रहा हूँ। और चाहे थोड़ा जल्दी है, ये मेरे लेवल 3 की बात है, तो कपिल जी ने पॉइंट लिया है। इस बात को कोई समझ पा रहा है मेरी? कोई एक्सप्लेन करेगा? हेलो हेलो। हाँ सर, समझ पा रहे हैं सर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब अगर पापी ही शुभ हो जाएंगे तो फिर मतलब शुभ तो शुभ कर ही रहे हैं, लेकिन पापी भी शुभ हो जाएंगे तो आपके वो प्लस में ही आएगा जो भी आएगा। तो अपन पहले पापी ग्रह को देख ले कुंडली में, अगर वो अच्छे हैं, वो अपने लिए शुभ कर रहे हैं या विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो फिर अपने जो भी होगा वो प्लस में ऐड ही होगा अपने। नहीं, ये विपरीत राजयोग, हाँ चलो ठीक है, हाँ ठीक है। और कोई और किन्हीं के कुछ समझ में आया हो, कुछ एक बताना चाहते हो? चलो अपने बीच में गृहिणी है कुसुम जी से पूछते हैं। कुसुम जी आप बताओ। हेलो हेलो। हाँ सर। आप बताओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर सोचो थोड़ा। एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैंने जो बताया पाप और शुभ का, उस वो आप क्या अंडरस्टैंड कर पाए उससे? कि यदि पापी ग्रह है वो पापत्व छोड़ दे तो वह सबसे शुभ परिणाम देता है। अपना पापत्व छोड़ दे तो सबसे शुभ परिणाम देता है। वो शुभ हुआ। हाँ, लेकिन वह अगर फिर वह शुभ देना शुरू कर दे, उसमें ऐसे शुभत्व आ जाए, ऐसी ताकत आ जाए, ऐसे योग उत्पन्न हो जाए कि वह शुभ परिणाम देना शुरू कर दे, तो वह अति शुभ होता है। वह कुंडली ब्लेस्ड होती है। तो सबसे बलवान कुंडली वह होती है जिसमें पापी ग्रह राजयोग बनाए और शुभ ग्रह भी बलवान हो, वह भी शुभ उत्पन्न करे, वह कुंडली सबसे बलवान होती है। ये मैं कहना चाहता हूँ। यस सर। इसको आप कंसिस्टेंटली अपनी कुंडलियों पे लगा के देखिए, है ना? ठीक है ना? हाँ। अब थोड़ा सा सभी जवाब देने में हिचकते क्यों है? जितना बात करेंगे उतना आनंद आएगा। सर इसमें ये है कि ये शुभ ग्रह तो या तो शुभ करेगा या शुभ नहीं करेगा, और जो पाप ग्रह अगर वो शुभ करना चालू कर दे तो मजे हो जाएंगे। ये मान बिल्कुल। हाँ, शुभ ग्रह अगर उत्तम है, बलवान है, शुभ करता है तो शुभ करेगा। अगर वह ऐसी स्थिति में है कि वह शुभ करने लायक नहीं है तो वह अशुभ नहीं करेगा। लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियां ऐसी बनती है, जैसे केंद्राधिपति दोष है या अन्य जो 4-5 परिस्थितियां हैं कि जहां शुभ ग्रह शुभत्व को छोड़कर प्रबल मार्कत्व उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मेष राशि के अंदर शुक्र है ना, तीसरे और छठे भाव का बृहस्पति नीचत्व को प्राप्त कर ले, ऐसे योग, तो वह बहुत खराब दशा, वह कुंडली सबसे खराब। सर मेष राशि सबसे में खराब कुंडली है जी। मेष राशि में 3 से छठे भाव का आपने बृहस्पति का शायद हाँ, लेकिन बुद्ध जो है वो एक जगह ही पापी होता है। तीसरे का स्वामी जो रहता है ना, वो बुद्ध इतना पापी नहीं होता है, मार्कत होता है लेकिन बहुत कम। लेकिन
मेष राशि में शुक्र जो है 2 मारक स्थानों का स्वामी होता है, इसलिए ज्यादा खराब है। और मेष राशि में बुध जो है तीसरे छठे का रहता है, पर लेकिन वही व्यक्ति नौकरी में, सेना में, पुलिस में, आयुर्वेदिक कार्य में, डॉक्टरी में, इनमें चला जाए, वह प्रकांड बुद्धि का मालिक होता है, लेखक बन जाए, कम्युनिकेटिव स्किल में चला जाए, ज्योतिषी बन जाए, तो उसके लिए उत्तम है। तो बुध को वो दोष नहीं लगता मेष राशि में जो शुक्र को लगता है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, हाँ, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई कुंडली आप देख रहे हो और उसमें शुभ ग्रह, शुभत्व तो छोड़ दें, साथ ही वो मार्कत्व को प्राप्त कर लें, यानी कि अशुभ परिणाम देना शुरू कर दें, वह सबसे खराब कुंडली। और उसमें अगर पापी ग्रहों ने भी वैसा शुरू कर दिया तो वह आदमी महादरिद्र होता है। रोग रिपु ऋण उसका कभी पीछा नहीं छोड़ते। ऐसी कुंडली देखते ही ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, उसको कह दो प्रभु की शरण में चला जा, वहीं मुक्ति है और कोई मुक्ति नहीं है ना। तो ये क्या होता है, कई बार कुंडली आई और गुरु उसका देखा और आदमी बस दुनिया भर के गीत गा देता है, फिर वो देखा करे बाकी, अगर आप पापी ग्रहों की स्थिति देखो, अरे यार ये अकेले गुरु क्या कर लेंगे, आपको बहुत सी कुंडलियां मिल जाएगी। तो वो अपन जब बात करेंगे ना आगे, तो ये एक पैरामीटर है, ये एक तरीका है कुंडली को विवेचन करने का, जो जरूर करना चाहिए, प्राइमरी फेसिस जरूर करना चाहिए। राइट, मैं आगे चलूं? जी सर जी। हाँ, सुधीर जी क्लियर हुआ? आपने एसेंस पकड़ने की कोशिश की, गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। राइट, कोई नयों में कोई पूछना चाहे? मेरे को यहाँ पे दिखते नहीं कौन कौन है। विकास जी हैं क्या? विकास जी, हेलो हेलो, चलो विकास जी हैं मैं तो आगे सही चलूँ। सर। अच्छा चलो, अपने राजेश जी साहू साहब, उनसे तो कभी बात ही नहीं होती यार, वो एडमिनिस्ट्रेटर ही होकर रह जाते हैं। राजेश जी, सर वैसे भी मैं कहीं और आया हुआ हूँ अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो ठीक है, ये क्लियर? सर मैं बिल्कुल, आगे सर चलता हूँ। बिल्कुल क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल, चलो ठीक। सर। विकास बोल रहा हूँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ बिल्कुल क्लियर है ना। हाँ, ये हाँ बहुत सर, महत्वपूर्ण बिल्कुल चीजें हैं, ये किताबों में नहीं मिलेगी। किताबें आप बिल्कुल कितनी सर, भी अध्ययन किताबों में करो, नहीं मिलता। कहीं, हाँ नहीं ये सर, नहीं बिल्कुल मिलेगी, आप किताबों में कितनी नहीं मिलेगा किताबें सर, पढ़ ये लो। सही बात है। हाँ हाँ, ये कहीं नहीं किताबों मिलेगा में आपको। नहीं है सर ये। और आप प्रैक्टिकल में करोगे तो आप कहोगे कि यार क्या वंडरफुल चीज, क्या वंडरफुल सिद्धांत है, आप मतलब आश्चर्यचकित रह जाओगे। सर आप ये जब बात इनका सही कही विवेचन आपने करोगे, कि जब जुपिटर जैसे ग्रह है ना मारने पर आते हैं ना सर, बहुत बुरी हालत कर देते हैं। हाँ सबसे दर्दनाक मौत जो है ना हाँ, बृहस्पति देते हैं, सबसे सही बात है दर्दनाक सर, मौत। सही बात है सर। जिस व्यक्ति को बृहस्पति की मौत प्राप्त होती है ना, उससे दर्दनाक मौत दुनिया में कोई नहीं। मतलब वो आदमी पल पल मौत मांगता है, मौत नहीं मिलती। आप ये नोट करना, सबसे खतरनाक मृत्यु कोई है तो वो बृहस्पति की बीवी। अब कोई कहेगा साहब सबसे खतरनाक तो, अरे भाई मंगल तो क्या इमीडिएट मार मोर के नक्की, शनि थोड़ा तड़पा के मारते हैं, राहु थोड़ा ज्यादा तड़पाते हैं, केतु तो अंग भंगी कर देते हैं, लेकिन गुरु है ना आदमी का पूरा शरीर को, देह को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं जब वो पापत्व पे आते हैं। वो कब देते हैं? जब व्यक्ति प्रारब्ध से बहुत पाप लाया हो और इस जन्म में भी उसने बहुत पाप किए। कितना भी गुरु खराब हो, अगर व्यक्ति जन्म से अपने कर्मों को सुधार के तदानुसार प्रवृत्ति को बना ले तो वह पास्ट लाइफ डेट्स का रीपे कर रहा है ये मानता हुआ चले तो वह उस मौत से बच जाएगा, अन्यथा मार्ग नहीं है। वह